हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों एक ऐसी विजुअल सीरीज जो कि आपके लिए एक नया अनुभव होगा। यहाँ हम राजस्थान के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का विजुअल अध्ययन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान की हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग। हालांकि दोस्तों ये आपको पता होगा कि राजस्थान की अगर दुर्गों की बात की जाए तो कुल दुर्ग राजस्थान में 256 माने जाते हैं यदि संख्या की बात की जाए। और अगर बात करें यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं वो दोस्तों विश्व धरोहर में कितने शामिल किए गए हैं? 6। वो संख्या है आपकी 6। और उनकी अगर बात की जाएंगे तो उनकी बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग की। सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कि मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कहाँ स्थित है, और बाकी डिटेलिंग भी इसमें हम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थिति। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो स्थित है हमारे जोधपुर में। जोधपुर जिले के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये जो है ये पूरा गढ़ यहाँ पे स्थित किया गया है और ये एक पहाड़ी पे स्थित है। नीचे की तरफ आपको यहाँ एक सफेद रंग या कह सकते हैं सफेद संगमरमर की बनी हुई एक कलाकृति नजर आ रही है। दोस्तों इसको कहा जाता है जसवंत थड़ा। इसको कहा जाता है जसवंत थड़ा। आगे इसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम वीडियो में। फिलहाल आपको मैं केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दुर्ग है ये पहाड़ी पे स्थित है, इसी वजह से यह किस श्रेणी में आएगा? यह है गिरी श्रेणी में आएगा। अब ये श्रेणी क्या चीज होती है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दूं, शुक्र नीति के अनुसार क्या किया गया दोस्तों, इन जो दुर्ग है उन दुर्ग की स्थिति के आधार पर इनको नौ वर्गों में बांटा गया है। मतलब कौन सा दुर्ग कहाँ स्थित है उसकी स्थिति के आधार पर इनको 9 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि ये दुर्ग जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसको गिरी श्रेणी में रख दिया गया। यदि कोई दुर्ग जिसके चारों तरफ जल स्थित हो या जल नदियां हो या कह सकते हैं किसी प्रकार की नहर हो तो उसको हम क्या जल श्रेणी में रख देंगे। इसी तरह यदि किसी दुर्ग के चारों तरफ क्या हो, खाई हो, तो उसको पारिक श्रेणी में रख दिया जाता है। इस प्रकार से ये 9 श्रेणियां हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये श्रेणियां इस प्रकार आपको दी गई है, जैसे कि पारिक, सैन्य, सहाय, जल, एरण, वन, धानवन, गिरी और परिध। यहाँ पारिक श्रेणी की बात करते हैं। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दोस्तों क्या स्थित हो? खाई, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो पारिक में आएगा। बात करें अगर सैन्य की, तो ऐसा दुर्ग जिसमें कौन निवास करती है? जिसमें सेना निवास करती है, वो सैन्य श्रेणी में आएगा। यदि बात की जाए सहाय की, तो ऐसा दुर्ग जिसमें सेना के साथ साथ आम जनता भी क्या करे दोस्तों? निवास करे। आम जनता भी क्या करे? निवास करे, वो सहाय में आएगा। यदि जल की बात की जाए तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल हो सुरक्षा की दृष्टि से। एरण, ऐसा दुर्ग होगा जिसके अंदर प्रवेश करने का जो मार्ग होगा वो काफी क्या होगा दोस्तों? दुर्गम होगा या फिर काफी कठिन होगा। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता था, ये एरण श्रेणी में होगा। यदि बात की जाए वन श्रेणी की, तो वन श्रेणी ऐसा जिसके चारों तरफ क्या हो दोस्तों? सघन वन। सघन वन यदि स्थित है जिसके चारों तरफ, तो वो वन श्रेणी में आएगा। धानवन दोस्तों ऐसा वन या कह सकते हैं ऐसा दुर्ग जो कि क्या हो? समतल भूमि पे स्थित हो। समतल भूमि पे स्थित हो, वो धानवन श्रेणी में आता है। गिरी जो कि पहाड़ी पे स्थित हो, जैसा कि आपको मेहरानगढ़ दुर्ग नजर आ रहा है। अगर बात करें परिध की, तो परिध ऐसा होगा जिसके चारों तरफ क्या बनाया गया हो? एक परकोटा बनाया गया हो या कह सकते हैं एक बाउंड्री बनाई गई हो, वो परिध श्रेणी में आता है। जैसा कि मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ एक बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ। तो ये बाउंड्री बनी होने की वजह से ये पारित श्रेणी में भी है और गिरी श्रेणी में भी है। तो दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की श्रेणी की। तो श्रेणी हो जाएगी इसकी गिरी और पारित। और चूंकि ये गिरी पे स्थित है, तो कौन सी गिरी पे स्थित है ये पूछ लिया जाता है। ये पंचेतिया की पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा आप, ये पंचेतिया की पहाड़ी पे स्थित है। इसका वर्तमान नाम दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। इसका वर्तमान नाम है चिड़िया टुक की पहाड़ी। चिड़िया टुक्की पहाड़ी, चिड़िया टुक्की पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। अब बात की जाए दोस्तों इसके निर्माता की कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया, तो सर्वप्रथम बात करते हैं इसके निर्माता की। तो राव जोधा जो है हमारे, वो इसके निर्माता हैं। अब बात करते हैं कि बनाया कब, तो इनके द्वारा 12 मई 1459 के अंदर क्या मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी और इसको बनाया गया था। अब पूछ लिया जाता है दोस्तों बहुत बार कि इसकी जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी, तो इनकी जो नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। अब यदि बात की जाए दोस्तों क्वेश्चंस में, वास्तविक निर्माता कौन है? निर्माता हमारे यहाँ पे मालदेव राठौड़ है, क्योंकि मालदेव राठौड़ को
निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या बनाया दोस्तों? परकोटा बनाया। मान लीजिए ये हमारा दुर्ग है, ये हमारा दुर्ग है। इस दुर्ग के चारों तरफ की जो बाउंड्री है सुरक्षा की दृष्टि से, वो किसने बनवाई? वो मालदेव राठौड़ ने बनवाई। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको आधुनिक निर्माता कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग का। यदि बात की जाए केवल निर्माता की तो वो राव जोधा हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। अब दोस्तों करणी माता के द्वारा यहाँ पे नींव रखवाई गई है। तो मैं पूछा जाए कि, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको बता देता हूं कि करणी माता के द्वारा यहाँ पे ये जो नींव रखवाई गई है वो क्यों रखवाई गई है? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे इस दुर्ग से बनाने से पूर्व यहाँ पे एक ऋषि निवास किया करते थे। उन ऋषि का नाम था चिड़िया टुक। उन ऋषि का नाम था चिड़िया टुक। और उन ऋषि को यहाँ पे दुर्ग के बनाने की वजह से इनको यहाँ से हटाया गया और उन ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया कि यहाँ पे इस जोधपुर में प्रतिवर्ष क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। और उसी जो श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए राव जोधा ने क्या किया? करणी माता के द्वारा यहाँ पे क्या करी? नींव रखवाई गई। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि करणी माता ने क्या किया यहाँ पे इसके प्रभाव को कम करने के लिए? तो करणी माता ने ये कहा कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दो जिंदा लोगों को दोस्तों यहाँ पे चुनवाना पड़ेगा इसके प्रभाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पे दो लोग निकल के आए जिनका नाम था राजा राम और मेहर सिंह। इन दोनों को दोस्तों क्या किया गया? राजा राम और मेहर सिंह, इन दोनों को जिंदा यहाँ पे इस दुर्ग में चुनवाया गया। ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपको। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे एक और बता देते हैं, यहाँ पे जब पुजारी द्वारा हवन करवाया जा रहा था तो यहाँ पे इसके प्रभाव को और निम्न करने के लिए यहाँ पे कहा गया कि यदि जिंदा कलेजी की आहुति दी जाए तो यहाँ पे इसका प्रभाव और कम हो जाएगा, अर्थात लगभग शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण के द्वारा दोस्तों हवन करते समय अपने जिंदा कलेजा की दोस्तों यहाँ पे आहुति दी गई थी। अब यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पे इस दुर्ग में उपनामों की, कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके और क्या क्या उपनाम हो सकते हैं, तो दोस्तों वो आपके सामने है स्क्रीन पे। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, जोधा की धानी, विहंगगढ़, मयूरध्वज, काकगढ़ और सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। मयूरध्वजगढ़ इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इसको ऊंचाई पे देखने पे यह मयूर के ध्वज के समान नजर आता है। सूर्यगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य नगरी जोधपुर में स्थित है। जोधा की ढाणी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह जहां दुर्ग बनने से पहले का जो स्थान था वो जोधा की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध था, इसलिए इसको जोधा की ढाणी भी इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रवेश द्वारों की, कि इस दुर्ग में जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ पे जोधा की फालसा, याद रखिएगा दोस्तों, फालसा यहाँ पे आपको मिलेगा। अन्य बहुत सारे प्रवेश द्वार हैं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है जोधा की फालसा। अगर अन्य प्रवेश द्वारों की बात करें तो हाथी पोल हो जाएगा, गणेश पोल हो जाएगा, लोहा पोल हो जाएगा, राम पोल, फतेह पोल, भैरव पोल और जय पोल। ये बहुत सारे नाम है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको एक बार याद रखना है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लगभग आपको ये सभी दुर्गों के अंदर गणेश पोल, राम पोल, भैरव पोल ये सभी में मिल जाएंगे, लेकिन जोधा की फालसा है वो केवल मेहरानगढ़ दुर्ग में ही आपको मिलेगा। यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पे प्रमुख जलाशय की, कि जो प्रमुख जलाशय हैं, जल के जो स्रोत हैं इस दुर्ग के अंदर वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जल का जो मुख्य स्रोत रहा करता था वो था चांद बावड़ी। हालांकि अभी इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, आपको जैसा कि इमेज में नज़र आ रहा होगा, लेकिन उस वक्त यहाँ पे मुख्य जो स्रोत था जल का वो चांद बावड़ी हुआ करता था। इसके अलावा अन्य स्रोतों की अगर बात करें तो यहाँ पे रानी सागर और पदम सागर नाम से दो तालाब हुआ करते थे, वो भी यहाँ पे मुख्य स्रोतों की श्रेणी में आते थे, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पदम सागर और रानी सागर। यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पे इसके महलों की, कि इस दुर्ग में अलग महल बनाए हुए थे, अन्य महल जो थे, मुख्य महल जो थे वो कौन कौन से थे, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य महल है वो है श्रृंगार चौकी। अब ये श्रृंगार चौकी क्या है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे आपको संगमरमर की एक यहाँ पे चौकी नजर आ रही है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को श्रृंगार चौकी कहा जाता है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मारवाड़ के जो शासक हुआ करते थे उनका दोस्तों राज्य अभिषेक यहाँ किया जाता था, इसीलिए श्रृंगार चौकी काफी प्रसिद्ध है। याद रखना है, आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मारवाड़ के शासक का राज्याभिषेक कहाँ किया जाता था, कौन से महल में किया जाता था, तो वहां आपका आंसर क्या होगा, श्रृंगार चौकी होगा। अगर अन्य महलों की बात करें तो यहाँ पे बख्त महल भी है, अभय महल भी है, बीचला महल भी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अभय महल। ये जो इमेज नजर आ रही है दोस्तों ये आपकी अभय महल की है। बीचला और बख्त महल भी यहाँ के मुख्य महलों की श्रेणी में आते हैं। यदि बात की जाए यहाँ पे दुर्ग के अंदर कुछ तोपें रखी गई हैं, हालांकि तोपें बहुत सी रखी गई है लेकिन मुख्य जो तोपें हैं वो 6 हैं, जैसा कि इमेज में आपको नजर आ रहा है। बहुत सारी तोपें रखी गई है लेकिन मुख्य जो तोपें हैं वो 6 है। वो कौन कौन सी है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे कड़क बिजली, धूड़ धानी, शंभू बाण,
किलकिला, गजक और गुम्बार। ये मुख्य यहाँ पे 6 तोपें रखी गई है इस दुर्ग के अंदर, जो कि काफ़ी दर्शनीय है। यहाँ पे जो लोग देखने जाते हैं वो इनके लिए काफ़ी ये दर्शनीय स्थल माना जाता है। बात करेंगे दोस्तों यदि ये मुख्य मंदिर की, चूँकि दुर्ग में है और ये कि हिंदू राजा की राठौड़ है, राठौड़ वंश के द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पे चामुंडा माता का मुख्य मंदिर और नागणीची माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये जो चामुंडा माता थी ये राठौड़ों की क्या है दोस्तों? आराध्य देवी। ये है आराध्य देवी। और नागणीची माता क्या है इनकी? कुल देवी। इसीलिए इनके मुख्य मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। यदि बात की जाए नागणीची माता का मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों नगाना गांव में। नगाना गांव के अंदर मुख्य मंदिर बना हुआ है और अन्य मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में। अन्य मंदिर की बात की जाए दोस्तों तो कृष्ण मोहन का मंदिर भी यहाँ स्थित है, शांतिनाथ का मंदिर यहाँ है, बुरे खां की मज़ार है और शेरशाह की मज़ार यहाँ पे स्थित है। जसवंत थड़ा की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर की तरफ एक संगमरमर की कलाकृति हमें नजर आ रही थी, उसी को जो दोस्तों जसवंत थड़ा कहा गया था। यहाँ सामने आपको उसकी इमेज नजर आ रही है, ये जसवंत थड़ा है दोस्तों। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल इसको कहा जाता है। अब बात आ जाती है इसको बनाने की, किसके निर्माण की। तो दोस्तों इसका जो निर्माण है वो करवाया हमारे सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने निर्माण करवाया, किसके लिए? अपने पिता थे जसवंत सिंह, इनके पिता थे जसवंत सिंह द्वितीय, उनकी याद में इन्होंने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है ये चीज़ कि निर्माण करवाया है सरदार सिंह ने। किसके लिए करवाया? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं। प्रमुख तथ्य क्या है दोस्तों यहाँ के इस दुर्ग के? वो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ब्राह्मण देवता के द्वारा दोस्तों जिंदा कलेजा जो था वो यज्ञ में दिया गया या आहुति दी गई थी, इसीलिए इनको ब्राह्मण देवता के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो छतरी है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है। याद रखना है, ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है। यही बात करें इस दुर्ग में मामा बांजे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मामा बांजे की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। यदि बात की जाए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि सतियों के हाथों के जो चिन्ह हैं वो कौन से दुर्ग में मिलते हैं? तो वो हमें मेहरानगढ़ दुर्ग में मिलेंगे। इस दुर्ग में जो पोल है उस पोल पे सतियों के हाथों के चिन्ह दर्शाए गए हैं, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिखाया गया है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग से जुड़ी हुई प्रमुख कहावतों का, कि इस दुर्ग के लिए कौन कौन सी कहावतें कही गई हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, देखिए, बराक ए मुश्त एक बाजरा बादशाह हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेन, ये शेरशाह सूरी के द्वारा ये कहावत कही गई है। ये क्यों कही गई दोस्तों? इसमें अगर इसका हिंदी में अनुवाद देखें तो यह कहा गया है कि एक बाजरा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, ये शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया है। अन्य कहावत देखें तो जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपना सल्तनत पे आधिपत्य रख सकते हैं, ये जेम्स कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दोस्तों कहा गया है। अब यहाँ पे तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि दोस्तों इस दुर्ग के अंदर बहुत सारी मतलब खिड़कियां इतनी हैं, काफ़ी ऊंचाई पे खिड़कियां हैं और इतनी सारी है कि वहां से संपूर्ण जोधपुर पे नज़र रखी जा सकती है, इसलिए ये कहावत उनके द्वारा कही गई। तीसरी कहावत हमारे रूडयार्ड क्लिपिंग के द्वारा कही गई है कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और परियों ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में काफ़ी बार कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों व परियों के ने करवाया गया है या के द्वारा किया गया है। ये कहावत किसके लिए है? ये कहावत है मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। और किसने कही है? ये कही है रूडयार्ड क्लिपिंग ने। उसके बारे में बात करते हैं अगले। यहाँ प्रसिद्ध दोहा देखिए दोस्तों, यहाँ प्रसिद्ध दोहा है, बालहट बंका देवड़ा करतब बंका गोड, हाड़ा बंका गांठ में रण बंका राठौड़। ये यहाँ की प्रसिद्ध दोहा है दोस्तों, याद रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए और राठौड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था आज का मेहरानगढ़ दुर्ग। आई होप मैंने जिस तरह से पूरी कोशिश की है विजुअलाइजेशन के थ्रू आप लोगों को समझाने की, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो PDF होगी दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी मेहनत आपको यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।